प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो आज के इस विस्तृत शैक्षणिक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है स्रोत सामग्री में दी गई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुनियादी तकनीकों को समझना। मतलब हम बुनियादी तकनीकों से लेकर उच्च स्तरीय भाषाओं तक के सफर को पूरी गहराई, क्रमिकता और स्पष्टता के साथ डिकोड करेंगे। हाँ, और देखिए ये सफर सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तो सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, सूडोकोड और यूनिकोड को। तो जब भी हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं ना, तो हमें उसे निर्देश देने होते हैं, क्योंकि मशीन में खुद सोचने की कोई क्षमता नहीं होती। सही कहा। तो एल्गोरिदम किसी प्रोग्राम को पूरा करने की बुनियादी तकनीक है। मतलब ये क्रमिक निर्देशों का एक समूह है। अच्छा, तो अगर इन निर्देशों में कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? अगर इसमें कोई गलती होती है, मतलब आपके लॉजिक में ही कोई खोट है, तो हमें बिल्कुल गलत परिणाम मिलता है, और तकनीकी भाषा में इसी गलती को लॉजिकल एरर कहते हैं। ओ अच्छा, अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये किसी डिश को पकाने की रेसिपी की तरह है ना? हाँ, एकदम सही उदाहरण है। मतलब अगर रेसिपी के निर्देश ही गलत हैं, जैसे चाय में चीनी की जगह नमक डालने को लिखा है, तो डिश यानी हमारा परिणाम भी गलत ही बनेगा। बिल्कुल। कंप्यूटर आपसे ये नहीं पूछेगा कि चाय में नमक क्यों, वो बस निर्देश मानेगा। अब अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, तो जब हम इसी प्रोसेस को आकृतियों के जरिए पन्नों पर बनाते हैं, तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग किसी प्रोसेस या प्रोग्राम के विश्लेषण, उसे डिजाइन करने, डॉक्यूमेंटेशन और उसके प्रबंधन में होता है। लेकिन स्रोत सामग्री में पीडीएल का भी जिक्र है। पीडीएल मतलब प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। हाँ, और मैं स्पष्ट कर दूं कि इसी पीडीएल को हम आम भाषा में सूडोकोड भी कहते हैं। अच्छा, तो सूडोकोड असल में फ्लोचार्ट का ही एक विकल्प है। जी बिल्कुल। जब फ्लोचार्ट बहुत बड़ा और जटिल हो जाता है, तो हम आकृतियों की जगह टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सूडोकोड कहते हैं। समझ गया। और इसके बाद आता है यूनिकोड। हाँ, यूनिकोड। ये दुनिया की सभी भाषाओं के प्रत्येक अक्षर या चिन्ह को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है, ताकि कंप्यूटर उन अक्षरों को समझ सकें। एकदम सही। अब आते हैं मुख्य विषय पर, प्रोग्रामिंग भाषाएं और उनके प्रकार। तो असल में प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है? देखिए, ये एक कृत्रिम भाषा है जिसका उपयोग कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। तो सबसे पहले निम्न स्तरीय भाषा का विश्लेषण करते हैं। इसमें मशीन भाषा क्या है? ये कंप्यूटर की बिल्कुल आधारभूत भाषा है, और सबसे खास बात यह है कि ये कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाती है। सीधे समझी जाती है, मतलब इसमें कोई अनुवादक नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये केवल 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है। रुकिए, क्या ये सिर्फ 0 और 1 में होती है? जी हाँ, मशीन भाषा सिर्फ 0 और 1 पर ही चलती है। तो ये काम कैसे करती है? इसके निर्देश कैसे होते हैं? इसके प्रत्येक निर्देश के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ऑपकोड। ऑपकोड, इसका क्या मतलब है? ऑपकोड कंप्यूटर को बताता है कि वास्तव में क्या करना है, और दूसरा भाग होता है ऑपरेंड। और ऑपरेंड का क्या काम है? ये बताता है कि कार्य करने के लिए आंकड़े कहाँ से प्राप्त करने हैं और प्रक्रिया के बाद उन्हें कहाँ संग्रहित करना है। लेकिन चूंकि ये भाषा सिर्फ 0 और 1 में है, तो क्या इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत जटिल नहीं होता? मतलब एक इंसान के लिए 0 और 1 की कतारें लिखना बहुत ज्यादा जटिल होता है। प्रोग्रामर को सारे मशीन निर्देश संख्या संख्या के रूप में याद रखने पड़ते हैं। ओह, तो इसमें गलती की संभावना भी बहुत अधिक होगी। हाँ, एक छोटी सी गलती से पूरा प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है, और इसमें अत्यधिक समय भी लगता है। शायद इसीलिए मशीन भाषा की इन कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण हुआ। एकदम सही। असेंबली भाषा ने प्रोग्रामिंग को थोड़ा आसान बनाया। वो कैसे? इसमें 0 या 1 की जगह अक्षरों या चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा, इसीलिए इसे सिंबल भाषा भी कहते हैं। अच्छा, स्रोत सामग्री में न्यूमोनिक कोड्स के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे LDA, TRAN, ADD और SUB। हाँ, ये वही सिंबल हैं। LDA का अर्थ है लोड, TRAN का मतलब है ट्रांसलेशन, और ADD का मतलब एडिंग, और SUB का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, एक समस्या अभी भी थी।
कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 ही समझता है ना। हाँ, अभी आपने बताया था। तो इन अंग्रेजी के सिंबल्स को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ी। अच्छा, और उसी प्रोग्राम को असेंबलर कहते हैं। जी हाँ, असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलने का काम असेंबलर नामक प्रोग्राम करता है। क्या बात है। अब हम उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास और उनकी विशेषताओं का क्रमिक अध्ययन करेंगे। भाग 1। तो उच्च स्तरीय भाषाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग होता है। और शायद ये मशीन पर निर्भर नहीं होती। एकदम सही, ये मशीन पर निर्भर नहीं होती। एक कंप्यूटर का कोड दूसरे पर भी चल सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है फोर्ट्रैन का। हाँ, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बिल्कुल। और ये प्रोग्रामिंग के लिए विकसित सर्वप्रथम भाषा है। नोट्स के अनुसार इसका विकास वर्ष 1957 में हुआ था और ये IBM 704 कंप्यूटर के लिए विकसित की गई थी। जी, और इसके विकासकर्ता थे जॉन बैकस। मैं यहाँ जोर देकर बताना चाहूंगी कि इसका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियर गणितीय कार्यों और जटिल सूत्रों के लिए करते हैं। समझ गया। फिर इसके बाद वर्ष 1958 में अलगोल आई और इंजीनियरिंग गणनाओं में पूरी तरह सक्षम थी। बिल्कुल। फिर 1960 में PL1 का विकास हुआ। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। इसे IBM द्वारा विकसित किया गया था। और ये व्यावसायिक और वैज्ञानिक दोनों उपयोगों के लिए थे। एकदम सही। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा आई, पास्कल लैंग्वेज। इसका विकास वर्ष 1971 में निकोलस विर्थ द्वारा किया गया था। जी हाँ, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसे विशेष रूप से शिक्षण कार्यों के लिए बनाया गया था। अच्छा, और इसमें किसी खास तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ था ना? हाँ, इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तकनीक की सुविधा दी गई थी, जिससे कोड को व्यवस्थित करना आसान हो गया। बहुत खूब। अब हम उच्च स्तरीय भाषाओं के भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां व्यावसायिक और बहुउद्देशीय विकास हुआ। सबसे पहले है बेसिक। बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका विकास वर्ष 1964 में जॉन जॉर्ज केमी और थॉमस यूजीन कुर्टिज ने किया था। बिल्कुल, और अपने नाम की तरह ये ऑल पर्पस थी, मतलब वैज्ञानिक और व्यवसायी दोनों के लिए उपयोगी थी। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प भाषा आती है कोबोल, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाँ, कोबोल। मैं देख रहा हूं कि भाषा पूरी तरह से अंग्रेजी की किसी निबंध या किताब जैसी संरचना रखती है। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कोडिंग की भाषा ऐसी कैसे हो सकती है। ये सच में बहुत अलग है। इसमें वाक्यों से पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ से सेक्शन बनते हैं और सेक्शन से डिवीजन बनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसका विकास व्यवसायिक हितों के लिए हुआ था। व्यवसायों में गैर तकनीकी लोगों को भी कोड समझना होता था, इसीलिए इसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव हो पाया। ओह, अच्छा, मतलब इसे पढ़ना आसान था। हाँ, यहाँ तक कि गणित के लिए भी इसमें ADD, SUB, TRA, CT और MULTIPLY जैसे शब्दों का उपयोग होता है। इसके बाद जिक्र है लोगो का, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ये भाषा कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने के लिए विकसित की गई थी। इसमें स्क्रीन पर चित्रण करना इतना सरल है कि छोटे बच्चे भी इसे आसानी से कर सकते हैं। क्या बात है। अब C और C++ भाषा पर आते हैं। C भाषा का विकास 1970 के दशक में डेनिस रिची द्वारा हुआ था। जी, ये एक बहुत ही पावरफुल जनरल पर्पस भाषा है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? इसका डिजाइन मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हुआ था, लेकिन बाद में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी खूब उपयोग होने लगी। और फिर C++ का विकास हुआ वर्ष 1980 में ब्रिज़ार ने स्ट्रॉस्ट्रूप द्वारा बेल लैबोरेटरीज में। हाँ, C++ असल में C भाषा का ही एक उन्नत रूप है। मतलब ये C से थोड़ी बेहतर है। और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। लेकिन क्या ये आसान है? ये भाषाओं के भाग 3 की ओर चलते हैं, जिसमें आधुनिक और विशिष्ट उपयोग वाली भाषाएं हैं। पहली है कोमल। कोमल यानी कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसका विकास वर्ष 1973 में डेनमार्क के बेनेडिक्ट लॉफस्टेड और ब्रोज क्रिस्टनसन द्वारा किया गया। बिल्कुल, और इसे खास तौर पर छात्रों की शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। आप इसे कोमल, बेसिक और पास्कल का मिला-जुला रूप कह सकते हैं। अगली भाषा है प्रोलॉग, यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका क्या उपयोग है? यह लॉजिक पर आधारित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इंटेलिजेंट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम विकसित करने में काम आता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीजें। एकदम सही। फिर RPG है,
रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इसका विकास वर्ष 1961 में IBM द्वारा किया गया था। और ये व्यावसायिक रिपोर्ट बनाने के काम आती है शायद। हाँ, ये एक बहुकार्यात्मक और पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। और अब बात करते हैं जावा लैंग्वेज और वेब भाषाओं की। जावा का विकास वर्ष 1995 में सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गॉस्लिंग द्वारा किया गया। बिल्कुल, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है और सबसे बड़ी बात, ये इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यहाँ नोट्स के आधार पर मैं एक खास तथ्य पर ध्यान खींचना चाहूंगा। लोग अक्सर जावा और जावास्क्रिप्ट को एक समझ लेते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट का वास्तविक नाम ECMAScript है, जो जावा से बिल्कुल अलग है। आपने बिल्कुल सही तथ्य उभारा है। और हाँ, जावा एंड्रॉयड के लिए विकसित आधिकारिक भाषा भी है। जी बिल्कुल, और अंत में कुछ अन्य आधुनिक भाषाओं के कार्य भी तेजी से स्पष्ट कर दो। हाँ, बताइए। स्क्रिप्टिंग भाषा का उपयोग ऑटोमेशन और वेब डेवलपमेंट में होता है। स्विफ्ट को एप्पल द्वारा विकसित किया गया है। पाइथन पाइथन गुइडो वैन रॉसन द्वारा बनाई गई है। वहीं HTML वेब पेज लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। और आखिर में SQL, हाँ यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, ये एक डेटाबेस भाषा है जो डेटाबेस को निर्देश देने का काम करती है। तो अब हम पूरे लेक्चर का एक त्वरित और परीक्षा उपयोगी रिवीजन करेंगे। चलिए, मैं तेजी से मुख्य तथ्य दोहरा देती हूँ। एल्गोरिथम में गलती को लॉजिकल एरर कहलाती है। मशीन भाषा केवल 0 और 1 पर चलती है, जिसमें ऑप कोड और ऑपरेंड होते हैं। और असेंबली को मशीन में कौन बदलता है? असेंबली को मशीन में असेंबलर बदलता है। प्रथम भाषा फोर्ट्रन है, जो 1957 में आई। कोबोल की संरचना कैसी है? कोबोल में पैराग्राफ और डिवीजन होते हैं। सी भाषा डेनिस रिची ने और C++ ब्योर्जाने स्ट्रास्ट्रोप ने बनाई। और जावा? जावा एंड्रॉयड की आधिकारिक भाषा है और SQL डेटाबेस की भाषा है। यदि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा हो तो GT प्राइम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक करें। धन्यवाद।